नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका को अच्छे से समझा। आशा करता हूं सारी चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी थी, अच्छे से हमने समझी थी। अब कोशिका टॉपिक हमारा पूरा हो जाने के पश्चात हम नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वह है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखना इस चीज़ को पूरी तरीके से अच्छे से समझना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा आपको यहाँ से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, यानी हिंदी में कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र रुधिर को पूरे शरीर में संचरित करने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिभाषा के तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम जो ऑक्सीजन और मिनरल्स या खनिज लवण को पूरे शरीर में चक्कर लगवाता हो। हमारे शरीर का वह तंत्र जो ऑक्सीजन और खनिज लवण या मिनरल्स को पूरे शरीर में जो चक्कर लगवाता है वही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज करता है ना, वो है विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है बताओ मेरे दोस्तों? वो कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी को कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, एंजियोलॉजी। क्या बात मेरी समझ पाए? चलिए अब विलंब न करते हुए अब इसके प्रकार के ऊपर चलेंगे हम। अच्छा, एक और यहाँ से प्रश्न बने कभी तो एंजियोलॉजी के जो फादर कभी पूछ ली कि बताइए आप एंजियोलॉजी के फादर कौन हैं, तो आप बिना विलंब किए बता देना कि विलियम हार्वे को ही कहा जाता है एंजियोलॉजी के फादर, विलियम हार्वे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार की, टाइप की, तो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हमने ज़्यादा बातें की नहीं, अभी जो बातें की उसको समझ लेते हैं। शरीर का एक ऐसा सिस्टम जो ऑक्सीजन और खनिज लवणों को पूरे शरीर में घुमाता है, चक्कर लगवाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। खोजकर्ता विलियम हार्वे है और इसकी स्टडी अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा गया है। और इसके जो जनक हैं, फादर हैं, विलियम हार्वे हैं। और अगर प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमारे पास 2 रुधिर परिसंचरण तंत्र आ गए हैं। एक हो गया
खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो गया बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम बात कर रहे हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। एक होता है ओपन यानी खुला, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर उधर न लिखते हुए हम इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आएंगे जिनके शरीर में ब्लड नलियों में या शिराओं में धमनियों में न बहते हुए शरीर में मुक्त रूप से बहता है। फिर से बात सुनिए, ऐसे जंतु जिनके शरीर में ब्लड रक्त वाहिनियों में न बहते हुए शरीर में मुक्त रूप से बहता है, उनको कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल। क्या बात समझ पाए? खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र वाले जंतु, ठीक है। जैसे बात करें तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु है ना। एनिमल ऑफ ऑर्थोपोडा फाइलम, एनिमल ऑफ ऑर्थोपोडा फाइलम, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लेंगे, तो पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है कि बहुत सारे उपांग वाले जंतु, बहुत सारे पैर वाले जंतु, अनेक पैर वाले जंतु। इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े, कीट, इंसेक्ट वर्ग, फुद्दे फुदी सब आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपकी मकड़ी आ जाती है, आपकी चींटी आ जाती है, मकड़ी आ जाती है, चींटी आ जाती है, ठीक है। प्रॉन जिसे बोल देते हैं आप, प्रॉन, झींगा मछली आ जाती है, प्रॉन को क्या बोलते हैं, झींगा मछली आ जाती है, वगैरह वगैरह सारे के सारे एनिमल इधर आ जाते हैं जिनमें कई सारे पैर पाए जाते हैं। वो सारे के सारे आप सोचोगे सर मच्छर कहाँ आता है, वो भी यहाँ आता है। तो मैंने एक हिंट दे दी, जिसमें भी 4 या 6 से ज़्यादा पैर होते हैं वो सारे के सारे किस संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के जंतु के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्थोपोडा संघ से एक प्रश्न बनता है मेरे भाई, यह विश्व में सभी जंतु संघ से सबसे बड़ा है, तो इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप, ठीक है। ये क्या बोल सकता है, लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है। क्या होता है, ये सबसे बड़ा जंतुओं का समूह है। अगर आप बोलो कि संसार के सबसे ज़्यादा जंतु किस फाइलम या किस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑर्थोपोडा संघ। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे जानवर हैं यार, कीड़े मकोड़े, फुद्दे फुद्दी, चींटियाँ वगैरह सब इतने सारे जानवर हैं जिसका हद ही नहीं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जंतुओं का संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा संघ का है। और दूसरा यहाँ पर आता है आपका मोलस्का संघ के जंतु। कौन सा संघ है, मोलस्का संघ के जंतु। दूसरे हैं जिनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो मोलस्का संघ के जंतु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मोलस्का संघ के जंतु के अंतर्गत आते हैं, मोलस्का फाइलम। मोलस्का संघ के जंतु के अंतर्गत वे सभी जंतु आते हैं जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी सी परत होती है, ठीक है। मोलस्का संघ के जंतु हैं। मोलस्का संघ के जंतु के अंतर्गत कुछ आते हैं जंतु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीपी हो गया, घोंगा हो गया, सीपी हो गया। सीपी को स्नेल कहा जाता है, स्नेल यानी सीपी, ठीक है। इसको घोंगा को क्या कहते हैं अपन, घोंगा का क्या नाम है, घोंगा को स्नेल बोलते हैं, सॉरी घोंगा को स्नेल बोला जाता है, स्नेल यानी घोंगा। और इसके अंदर और क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस यानी वो जिसके 8 भुजाएं होती हैं, ऑक्टोपस होता है, जिसे बेताल मछली कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑक्टोपस को, बेताल
मछली कहा जाता है। ठीक है मेरा भाई, क्या नीचे दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, चलिए देखो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक दिख रहा है? चलो दिख रहा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जीवों के बारे में। तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं सब में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझ लिया बात को। ठीक है, मक्खी भी इधर आ जाएगी, मधुमक्खी भी इधर आ जाएगी। मैंने बोल दिया जितने भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पेयर वाले जंतु होते हैं वो सारे के सारे यही आ जाएंगे। अब लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप, याद रखना यह विश्व का सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है। ठीक है, दूसरा संघ कौन सा आता है इसमें? मोलस्क का संघ के जंतु। कुछ एग्जाम्पल देखिए हमने, सीपी, घोंगा, बेताल मछली एक्सेट्रा। यहाँ से एक और प्रश्न डिराइव होता है मेरे भाइयों, ये आता है कि मोलस्क का संघ जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है। मैं यहाँ एक बात लिख दे रहा हूँ, याद रखना, मोलस्क का संघ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है। जंतुओं का संघ है। मोलस्क का संघ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अभी आपने सीखा है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपने सीखा है। अब अनुमान लगाइए कि अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मोलस्क का संघ के अंतर्गत आने वाले और अन्य जीवों के आप नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना। और ऑर्थोपोडा संघ के जंतु के अंतर्गत और कौन कौन से जीव आते हैं वो आप लोग बताना। ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होने के बाद अब हम चलते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की ओर, यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर वो सभी जंतु आएंगे जिनके अंतर्गत रुधिर रक्त वाहिनियों में बहता है, वाहिनियों के अंदर नलियों में बहता है। ठीक है ना, जैसे स्तनधारी जंतु यानी मैमल्स एनिमल। जो स्तनधारी संघ के जंतु होते हैं ना, स्तनधारी जो वर्ग के जंतु होते हैं, स्तनधारी जंतु जो होते हैं वो सभी के सभी किसके अंतर्गत रखे गए हैं? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो यहाँ पर सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेना, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, है ना, ऊंट एक्सेट्रा आदि इत्यादि। ठीक है, क्या बात समझ पाए? ठीक है, और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत समस्त स्तनधारी वर्ग को रखा गया है। इसमें सभी के सभी मैमल्स एनिमल आते हैं, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस। मैमल्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कमेंट सेक्शन में जरूर मैमल्स के बारे में आप मुझे बताइए। पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जरूर इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब आपको पता है कि शरीर में रुधिर को पंप करने के लिए मनुष्य के शरीर में एक अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हार्ट या हृदय। अब हम हृदय के बारे में अच्छे से समझेंगे, हृदय क्या होता है, क्योंकि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है, जो प्रमुख अंग है वो है हमारा हृदय। ठीक है, अब हम हृदय को देखते हैं, हार्ट को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हार्ट, इसे शरीर का इंजन कहते हैं, इसे शरीर का इंजन कहते हैं, शरीर का इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? शरीर का इंजन कहते हैं, इसे आप कहते हैं शरीर का इंजन। कभी प्रश्न आए कि बताइए शरीर का इंजन किसे कहते हैं,
तो शरीर का इंजन कहते हैं हृदय को। जब तक चल रहा है इंजन तब तक आदमी, इंसान जो रहता है वो जीवित रहता है, और जिस दिन बंद उस दिन सुपड़ा साफ। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं कि हमारा जो हृदय है वो वक्ष गुहा में स्थित है। वक्ष मतलब होता है ऊपर, चेस्ट वाला पार्ट वक्ष गुहा कहलाता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ऊपर वाला भाग, चेस्ट कैविटी। तो वक्ष गुहा में पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। हम दूसरी बात कहेंगे कि हृदय वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा यानी चेस्ट, वक्ष गुहा में पसलियों में सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इसे शरीर का इंजन कहते हैं। हृदय वक्ष गुहा में पसलियों के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तीसरी बात करें, यह एक पेशीय अंग है, मतलब पेशियों से मिलकर बना होता है। ऐसी पेशियां जो लगातार काम करती है, कभी थकती नहीं है। तो यह एक पेशीय अंग है, अर्थात मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए पेशी अंग यानी मस्कुलर ऑर्गन है। यह हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन है ना। और मनुष्य का हृदय कैसा है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। मायोलॉजी यानी पेशियों का अध्ययन होता है, मायोलॉजी से ही कनेक्ट होता है मायोजेनिक। तो मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार यानी वजन। भार की बात करें तो पुरुष में हृदय का जो भार होता है वो होता है 300 ग्राम का। कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। और महिलाओं में या स्त्रियों की बात करें तो उसमें होता है 280 ग्राम का। क्या बात समझ पाए? तो भार की बात करें तो पुरुष में हृदय का भार 300 ग्राम का होता है और महिलाओं में 280 ग्राम का होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि उनका हृदय छोटा होता है, ऐसा नहीं है बेटा जी, उनका बहुत बड़ा हृदय होता है, ऐसा नहीं है। बात समझ गए होंगे आप? ठीक है, ये वजन की बात हो रही है। पुरुष का हृदय जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा वजन में होता है और महिला का लेस होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। और कोष्ठ को कहा जाता है वेश्म, वेश्म को कहा जाता है चेम्बर। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ, वेश्म या चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। चारों के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, आप चिंता ना करिए। आगे बात कर सकते हैं हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय की जांच, हृदय की जांच, तो आप बोलेंगे ECG। अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ECG करवाई होगी, वो इसका मतलब जानते होंगे। ठीक है, और कैसे होती है वो तो आप सभी लोग जानते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नलियाँ दी जाती है और बस की जाती है हृदय की जांच। ठीक है, आप देख लेना वीडियो वगैरह तो उसमें दिख जाएगा आपको हृदय की जांच, ECG। ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक बात थी यहाँ पर समझने लायक। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो पाए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखना दोस्तों,
हम हार्ट की बात कर रहे थे और आप लोगों को भली भांति जानते हैं कि हार्ट जो हृदय होता है वह मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होता है, मुख्य अंग होता है। इसे कहते हैं हम शरीर का इंजन। यह कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। और यह एक कैसा ऑर्गन है? दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन, पेशीय अंग होता है। दिस इज द टाइप ऑफ मायोजेनिक, और आप इसे बोल सकते हैं कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार का है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। और यदि इसका वेट देखते हो, इसका वजन देखते हो, भार देखते हो, तो पुरुष का अप्रोक्सीमेटली महिला के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 300 ग्राम का, और महिलाओं का कितना होता है? 280 ग्राम का होता है। और मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप लोग भली भांति जानते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और हृदय की जांच क्या कहलाती है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर आगे हार्ट की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। लास्ट में कैसा लगा आपको? पूरा का पूरा जो कंटेनमेंट देखते हो आप, पूरा का पूरा जो मटेरियल देख लेते हो, पूरा NCERT बेस से, और ये डेटा 100% एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं जो कभी न कभी गलत हो या फिर न आती हो, ठीक है। तो 100% आप भरोसा कर सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का सेशन इतना रखते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से रहिए, अपने परिवार को अच्छे से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।